हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है बीपीएससी टीचिंग के रिगार्डिंग, जितने भी उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको बहुत ही सतर्क रूप से आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि देख ही रहे हैं कि हमारे चेयरमैन हैं तरह तरह की चीज़ें आपके लिए ला रहे हैं कि जिससे लोग पैनिक में हो जा रहे हैं। तो उनका काम है आपको डराते रहना, ठीक है। नया नया चीज़ लाएंगे, क्योंकि बीपीएससी वाले को भी डराया रखा है उन्होंने, ठीक है, कि कभी कुछ चेंजेस, तो वो अपना चेंज करते रहेंगे। इसलिए अपने हिसाब से आपको तैयार रहना होगा। क्वेश्चन के हिसाब में भी वो आपको अच्छा लेवल दे सकते हैं, इसलिए बीपीएससी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो तो आपको करना ही करना है। तो इसलिए जो सीरीज चलाई गई है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, मोस्ट बेनिफिशियल है। इसके बाद ये जैसे ही ख़त्म होता है तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं आपको जैसे बताया हुआ है मैंने कि उसको ट्रिक्स वगैरह, जैसे बीच बीच में आपको ट्रिक भी मिला होगा। जितने अगर आप लोग नए आए हुए हैं तो अभी तक 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखा उसको जाके देखें, उसमें भी बीच बीच में बहुत जगह आपको ट्रिक से बताया गया है कुछ कुछ चीज़ें, है ना। अगर इसी तरह अभी आपको लगभग अभी 350 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी और है। इसमें देखते हैं 30 से 40 मिनट में जितना होता है, उसके बाद से इसको 3 से 4 दिन या 5 दिन क्लासेस में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद इसको कंबाइंड रूप से आपको एक मास्टर वीडियो के तौर पे भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा, कि ताकि आप एक ही बार में वो वीडियो देख के कंप्लीट कर लें अपना। उसके बाद ये जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि जो इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जो भी चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। आपको करंट अफेयर्स की जो वीडियो आएगी वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद हो जाएंगे। लगभग 60 to 70% आप वीडियो देखेंगे ही तो ही आपको याद हो जाएगा। जो आपको इधर उधर बार बार घूमना पड़ता है, बार बार याद करना पड़ता है, उससे थोड़ा आपको निजात मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे भी कुछ बहुत सारे ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। इसके कंप्लीट हो जाने के बाद ये साइंस वाला पोर्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो जो टॉपिक वाइज है, जैसे हिस्ट्री का जो भी टॉपिक वाइज है उसको भी ट्रिक के हिसाब से आपको कुछ कुछ टॉपिक में बताया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताया जाएगा, और जो भी आपके सजेशन होंगे ना उस पर भी अमल किया जाएगा, ठीक है। चलिए, बात हो गई बहुत, अब स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन से क्या डिस्कस किया जाए। रिक्त स्थान यहाँ पर जो आया हुआ था 70 क्वेश्चन में, 56वीं से 59वीं का जो बीपीएससी हुआ था 2015 में, उसमें आया हुआ है 71 क्वेश्चन। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को, बंगाल किराएदार अधिनियम। देखिए, अधिनियम जितना भी है ना इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको एक चार्ट बॉक्स की तरह जितना भी है ना कंटेंट बॉक्स वाला कंटेंट हर जगह जो बुक्स में आपको मिलता है, वो आपको ट्रिक वाइज आपको बहुत अच्छे से ध्यान दिला देंगे। आप भी अपने हिसाब से जो जो चीज़ें आपको नहीं याद होती हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मैं उसको जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाया करूँगा, और आपके हिसाब से और अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये किराएदार अधिनियम जो आया हुआ था, बंगाल किराएदार अधिनियम, ये 1885 में आया हुआ था, 1885 में। यहीं देख लेते हैं बात, इसका डिस्क्रिप्शन इसका थोड़ा सा देख लिया जाए। 1793 में जो आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट आया था, जिसमें जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी। भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदार अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिक जो कि हो जाते थे उस समय जमींदार और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था, कि वहाँ से वो लोग एक जो जो मतलब इनको डेफिनेशन दे दिया गया था कि इसके हिसाब से ही आप वर्क करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 71 क्वेश्चन। अब बात करते हैं 72, सत्यार्थ प्रकाश का जो है रचना किसने की थी। ये आपको बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो ये सब तो सबको पता ही होगा वैसे भी। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम पूछा जाता है कभी कभी कि इनका मूल नाम क्या था, पुराना जो ओरिजिनल नेम था। तो मूल शंकर, इनका मूल नाम ही मूल से है, ठीक है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर, जिनका जन्म हुआ था 1824 में गुजरात की, यहाँ देख सकते हैं, ये मोरबी रियासत में। आप गुजरात याद रख लेंगे काफ़ी है, जो कि एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे वो। 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी के वेदों को शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्हें पाखंड खंडनी जो पताका लहराया, ठीक है। 1875 ये क्वेश्चन यहाँ पे जो हम अभी बात करते हैं, ये एक ये इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की भी स्थापना किसने की थी, तो एडी से भी याद कर लेंगे, कभी कभी होता है ना। तो आर्य समाज और डी से दयानंद सरस्वती, एडी, और कब हुआ था तो 1875 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये आपको हुआ था बम्बई में, ठीक है। चलिए, अब आप इसको इतना ही काफ़ी है। सत्यार्थ प्रकाश ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये भी कौन होंगे, दयानंद सरस्वती। अमृत बाजार पत्रिका,
अमृत बाज़ार पत्रिका, जितने भी ये जो है ना पत्रिकाएँ, उसका भी एक चार्ट बॉक्स, जितना भी जो है ना कंटेंट बॉक्स, उस तरह का भी जो है उसको आपको बहुत अच्छे से आपको याद करा दिया जाएगा। चैनल पर बस आप बने रहें, ठीक है। अभी तो बस ये चल रहा है कि जो आपको प्रीवियस ईयर से है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप में टिक कर लें, चाहे लिख के कर लें, चाहे जैसे भी कर लें। ये सब जो बताया जा रहा है ना 350 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे हो सके तो, ठीक है। इसके अलावा भी जो है टिक एंड टिप्स वाले जो अलग से टॉपिक वाइज जितने हो गए उससे भी बता देंगे, तो लगभग क्वेश्चन आपको लड़ जाएंगे, उसी से दिखाई दे देंगे। अमृत बाज़ार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ को ट्रिक से ध्यान से रखने के लिए, ऐसे आपको याद होगा तो आप इसको, तो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे कौन सा है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ये दोनों, एक सेकंड, ये आ गया, ऊपर पहुँच गए हम लोग, सॉरी, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अमृत बाज़ार पत्रिका, इसको अमृत से याद कर लेंगे, ठीक है। अमृत, अच्छा अमृत होता है एकदम स्वच्छ होता है, मोती की तरह होता है, अमृत को ऐसे लेते हैं, ठीक है, मोती की तरह होता है, एक अमृत मोती की तरह होता है, स्वच्छ होता है। इसके पाने के लिए सब ना सिसिर सिसिर कर जाते हैं, सिसिर जाता है, जब मोती को लेने जाते हैं तो बार बार वो फिसल जाता है, सिसिर जाता है, तो ऐसे याद रखेंगे, फिसल जाता है, सिसर जाता है, तो क्या हो जाता है, अमृत के पीछे सब दौड़ते हैं तो अमृत फिसलता है, सिसर जाता है, मोती की तरह होता है वो, ठीक है। अमृत मोती की तरह होता है, तो मोती बस अगर नहीं, ऐसे भी आपको याद होगा भी, ठीक है, बस दोनों नाम ध्यान रख लेंगे, कभी ये दे देता है कभी दोनों दे देता है साथ में। तो शिशिर कुमार घोष यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सही है, अमृत बाज़ार पत्रिका। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी है, देखिए पहले तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 में स्टार्ट किया था, 1868 में स्टार्ट किया गया था। और इसका जो है 1878 का जब आया, देखिए यहाँ से ही देखिए एक बात यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि जैसे ही 1878 आता है, तो 1878 ये किस के लिए है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, देसी भाषा प्रेस अधिनियम एक्ट आया था, यहाँ से कंट्रोल लगाया जा रहा था। तो यही जो ये पत्रिका है ना, अपने आप को रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट करा लिया, ठीक है, तो हम पे ज़्यादा बाउंडेशन ना लगे, ठीक, तो अपने आप को रातों रात बदल दिया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आता भी है कि कौन सी पत्रिका है। तो पत्रिका से रिलेटेड जो है मैं एक चार्ट बॉक्स जो है उसको भी अच्छा से आपको करा दूंगा, यहाँ पे आपको तो ध्यान में आ ही गया, अगर 2-3 बार भी रिपीट कर लेते हैं तो आपको याद आ जाएगा। 1878 से भी आप याद कर सकते हैं, 10 साल पीछे हो जाना है बस, 1878 में से 10 साल माइनस करेंगे तो आपके हम पहुँच जाएंगे अमृत बाज़ार पत्रिका में, ठीक है, अमृत बाज़ार पत्रिका। और हमें पता है कि अमृत कैसा है होता है, तो मोती की तरह होता है, और उसके पानी में सब दौड़ते हैं तो वो सिसिर सिसिर जाता है, फिसल जाते हैं लोग, सिसिर जाते हैं। तो मोतीलाल घोष और आपके शिशिर कुमार घोष कब हुआ था, तो 1878 देखेंगे, उससे 10 साल पहले आया था। 10 साल के बाद क्या आ गया, आपको ये प्रेस का अधिनियम एक्ट आ गया था, जिसके चलते वो अपने आप को रातों रात क्या कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अमृत बाज़ार पत्रिका मोतीलाल घोष और इनके द्वारा कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, कलकत्ता में। पहली बार ये क्या था, बंगाली में था, बाद में कन्वर्ट होकर क्या कर दिया, रातों रात बदला, तो उसके बाद से अंग्रेजी में हो गया, ठीक है। बात करते हैं गिरीश चंद्र घोष ने क्या चीज़ का है, बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू कर दिया, जिसे 1879 में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी किसने की थी, गिरीश चंद्र घोष ने की थी। सब आपको ट्रिक वाले वीडियो में अच्छा से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, बाद में हरीश चंद्र घोष जो है मुखर्जी जो है इनके संपादक बने, किसके, ये हिंदू पैट्रियट के। चलिए ठीक है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे आपको पीसेस में भी देखने को मिल ही जाता है। तो कौन सा मुख्यतः, अगर आप बोलेंगे ना तो हाँ, एक जो उसका भी है ना घटना चक्र का, उसका भी इंडियन जो है स्ट्रगल मोमेंट वाला, वहाँ से आपको करवा दिया जाएगा। तो बताइएगा, अगर आपको वो भी अगर कंप्लीट चाहिए तो उसको भी बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। उदारवादी जो थे नेता, तो इसमें हमारे कौन थे, अग्रेसिव नहीं थे ये लोग, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल विचारधारा से आराम से चलते थे कि आराम से हम उनको मना के हम काम करेंगे। तो कौन थे, कौन सा ये था, तो ये था हमारा लीडर। लीडर किनके द्वारा चलाया जाता था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं, आपका हो गया यंग इंडिया। यंग इंडिया आपको पता ही है, ठीक है, यंग इंडिया आपको हो गया आपके महात्मा गांधी, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फ्री प्रेस जनरल है, ये न्यूज एजेंसी थी। और न्यू इंडिया की बात करते हैं। देखिए यंग इंडिया न्यू इंडिया कंफ्यूजिंग हो जाता है ना, तो यंग इंडिया तो आपको पता है गांधी जी ज़्यादा ही यंग हो जाते हैं ना कभी कभी, ठीक है। तो गांधी जी यंग इंडिया, और न्यू इंडिया की बात करते हैं ना तो एनी बसंत। तो एनी में देखिए एनी, तो एनी में ही न्यू है, एनी बसंत है, ठीक है ना।
तो यंग इंडिया हो जाते हैं, हरिजन हो जाता है, और इंडियन ओपिनियन ये हो जाता है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ। महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ क्या हो गया, आप उसको नोट कर लेंगे अपने, यंग इंडिया और उसके बाद हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये आप नोट करके लिख लेंगे, ठीक है, नोट करके आप लिख लेंगे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दोनों लिखा हुआ है। न्यू इंडिया को एनी से जोड़ेंगे, नी 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 एनी न्यू, न्यू 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 से एनी, तो वहाँ से हम जोड़ेंगे न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ये दोनों मिलकर लिखे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको अगर याद हो गया होगा तो ज़रूर कुछ तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। समझ में तो आता नहीं है क्योंकि अभी बहुत दिन के बाद एक्टिव हुए हैं, लेकिन इस बार जो है आपका फुल सपोर्ट रहेगा यहाँ से, ठीक है। हमेशा एक्टिव हो, अब चैनल आप लोग के लिए ही है, तो अपना बिहारी चैनल को एकदम अच्छा से ग्रो करें, ठीक है, साथ दें। 75 क्वेश्चन जो है 75 में है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये किसने किया था 19वीं शताब्दी धर्म सुधार में, तो किसको किया था, जो था आकर्षित कौन हो, तो बुद्धिजीवी होंगे। यहाँ से देख लिया जाए, अच्छा ये सब आ जा रहा है, ऑप्शन में है कि कौन कौन से हैं, सॉरी पहले देखा जाए। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार रजवाड़े। चलिए ऑप्शन में देखा जाए, अपने उत्तर का चयन कुटो से करें, ठीक है। बात करते हैं 1 2 3 करके दे रहा है, रुक जाइए। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, ठीक है, उदार रजवाड़े, ये लोग अपने मस्त होंगे ही, ठीक ही बात है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को चांसेस तो नहीं है, लेकिन बीपीएससी में ये चांसेस रहेगा, ये आ सकता है। बाकी वो आपके लिए उतना खास नहीं है, बस इसमें है जो ना, जो पढ़ा लिखा समाज था ना, वही इसमें आया था। तो जो कौन कौन से हो सकते हैं, तो बुद्धिजीवी तो होगा ही, ठीक है। और नगरीय उच्च जातियाँ, जो इसमें से संपन्न हो जाते थे, थोड़ा समाज के लिए सोचने लग जाते थे, वो ऐसा करते हैं। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, ये थोड़ा सा सोचने लायक है, तो इसलिए, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है तो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक देख लीजिए, दिया हुआ है इसमें ही, यहाँ पे लास्ट वाले में, ठीक है, इसको देख के और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो ये लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है, तो ये लगभग आता ही रहता है, पता ही होगा आपको भी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ इंडियन जो है न्यू इंडिया, ऐसे भी करके बोलते हैं, पुनर्जागरण, फादर ऑफ इंडिया रेनेसांस बोलते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु, ठीक है। इस तरह का चीज़ इनको डिनोट किया गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, मॉडर्न इंडिया का भी पिता बोलते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष भी बोलते हैं। मतलब एक पहला इंसान इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए और अच्छे से, मतलब लोगों के लिए सोचना, सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं के लिए जो सती प्रथा के लिए जो उन्होंने काम किया था, फिर समाज में जो ये कास्ट सिस्टम को लेकर जो ज़्यादा चीज़ें चल रही थी, है ना, तो उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी थी अपनी। बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत तरह से सोचते थे ये, तो उसके हिसाब से इनको उपाधि जो दी गई थी वो है आधुनिक भारत का पिता, अतीत और भविष्य के बीच का मध्य का सेतु, और भारतीय पुनर्जागरण का पिता। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो लगभग युगदूत, प्रथम आधुनिक पुरुष, तो जो भी इससे रिलेटेड आएंगे ना, तो आप उनको कौन सा टिक करेंगे, राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। राजा की उपाधि भी पूछा जाता है तो अकबर द्वितीय ने दी थी, ये याद रखेंगे। राजा की उपाधि किसने दी थी, मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी, वहीं पे इनका मकबरा भी है लंदन में, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक हैं, देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक ही ये भी राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार करने के लिए 1815 में, ये 1815 में पहला जो इनके द्वारा जो स्टार्ट किया गया था ना, वो 1815 में यही है। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया था दूसरे में ब्रह्म समाज, ठीक है, तो उन्होंने किया था कि 1828 में, ठीक है। और ये है पहला 1815, तो ये आपको याद रखना है 1815, उसके बाद से 1828। और 1828 में ही जो चर्चा इन्होंने उठाई थी सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक से बात रखी थी। और ये जाकर जब इन्होंने ये विलियम बेंटिक के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है हमारे समाज में, आपको आना होगा इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, सरकार इसमें हेल्प करे, तो विलियम बेंटिक ने वो उसको उन्मूलन के लिए उसके लिए कानून पास किया था, ठीक है, 1829 में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये देखिए अभी हम लोग बात किए थे जस्ट, तो यहाँ 1828 नहीं है, तो ये 28 होगा, 20 अगस्त 1828 यहाँ डेट के साथ दिया हुआ है। एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज के
इस समाज के मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए जो जो बुराइयां थी उस टाइम के समय में, जिसके चलते जैसे मूर्ति पूजा हो गया, बलि प्रथा हो गया, बहुत सारा जो चीज़ उस समय चलता था, तो उसको उस सब चीज़ का विरोध किए थे। एक ब्रह्म की पूजा का उपदेश दिया है। यह ऐसे लोग जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों और धार्मिक कर्म कांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। जो धार्मिक कर्म कांड होता था, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी सब चीज़ें दिखाई देती थी, बलि चढ़ता था, बहुत सारा चीज़ होता था। तो इसके जब ये लोग पढ़े लिखे, जब ज़्यादा लोग इधर से आने लगे ना, तो इस चीज़ का विरोध प्रदर्शन इन लोगों ने करना स्टार्ट किया। इस तरह के समाज, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो ब्रह्म समाज रंग, वर्ण अथवा मत का विचार किए बिना मानव मात्र के लिए प्रति प्रेम तथा जीवन में उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। इसलिए इनको जो समझ सकते हैं पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, युगदूत बोलते हैं। ठीक है, तो समझिए क्या होगा कि क्यों बोलते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? अभी हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किया, 1828 में की गई थी। सती प्रथा को गैर कानूनी रूप से किसने घोषित किया था? अभी हम लोगों ने इसकी भी चर्चा की है। कौन है, खोजा जाए। अच्छा, वारन हेस्टिंग नहीं, तो विलियम बेंटिक है। तो ये भी नहीं है, कर्जन भी नहीं है। देखिए अभी हम लोग बात किया इसका। अच्छा, एक चीज़ और याद करने के लिए, ये हो गया नियम 17। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में आया, सती प्रथा प्रतिबंध लगा दिया गया। इनका जो कानून पास किया गया था, तो नियम जो है, नियम कौन सा? 17। देखिए सती प्रथा अपने में ही क्या था? वो सती प्रथा अपने में ही एक खतरनाक कानून था। तो 17 एक खतरा हो गया ना, तो खतरा वाला कानून को हटाना होगा ना, तो नियम 17 को ही हम उस पर जोड़ देंगे। नियम 17 द्वारा सती प्रथा को हम हटा देंगे। ठीक है, तो नियम 17 भाई, 17 है भाई, सती को हटाना है। सती खतरनाक है, तो 17 है, 17 मतलब खतरा, सती तो हटा देंगे। तो इसलिए उसको एक याद हो गया आपको। ये भी 29 की हम लोग बात कर रहे थे, तो कौन हटाया? विलियम बेंटिक का जोर था। और किसके मतलब जोर पर ये हुआ? तो राजा राम मोहन राय की जो है एफर्ट्स के चलते विलियम बेंटिक को भी में लगा कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, इसलिए 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया। लेकिन फिर भी चलती आ रही थी। अभी रिसेंट में भी आपको इधर में भी आपको बहुत सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग आपको देखने को मिलता है। 4 साल 5 साल पहले की भी न्यूज़ में आई हुई है कि ऐसा चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है कुरीतियाँ होती थी बहुत ज़्यादा, तो ये सब चीज़ पर लगाम लगाया गया था। ठीक है, परंतु 1880 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। तो ये हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी करके पूछा जा सकता है कि बम्बई और मद्रास में कब हुआ था? तो 1880। धीरे धीरे फैला, बोले ना, ये आने के बाद ये बंगाल में तो लगाया गया, और उसके बाद यहाँ पे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे मतलब लोगों के बीच में धीरे धीरे प्रसार हुआ। वहाँ से देख सकते हैं कितना साल हो गया, 50 साल तो ऐसे ही लग गया, और फिर भी वहाँ पे धीमे धीमे ही रहा, उतना भी इफेक्टिवली ये सब काम नहीं हुआ। 1980-90 तक में भी देखा जाए तो होते थे सती प्रथा। बात करते हैं 81 की, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे ना, किसी चीज़ की भी हम प्रार्थना हम कब करेंगे? हम भगवान से प्रार्थना कब करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे जब हम अपने आत्मा से प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। ये भी पूछा जाता है, थोड़ा आपको इसको ध्यान रख लेना है। प्रार्थना समाज 1867, ये डेट जितने वाले होंगे ना उसके साथ में करा के आपको ध्यान से याद करा दिया जाएगा। ठीक है, में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में से आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसकी स्थापना की गई। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्थान से 1869 से जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह आयु में वृद्धि, जो विधवा विवाह है, उसके बाद स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत में सफलतापूर्वक जारी रहा था। ठीक है, चलिए ठीक। अब बात करते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ये देखिए, ये तो लगभग आप लोगों ने देखा ही होगा कि इसके लेकर जो भाषण उन्होंने दिया था, तो ये 1893 में है ना, कोलंबिया में ना, देखिएगा इसको। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों
और विशेष अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षा की व्याख्या को साकार करने के लिए स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को है, इनको मतलब जाता है, इनका नाम जो है पहले उनको ही देख लेते हैं। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा वर्णन किया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म, न्यू हिंदुइज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में शिकागो में, मैंने क्या बोल दिया था, देखिए नाम से, देखिए जुबान पे क्या था, अभी क्या निकला, शिकागो पता नहीं, हाँ कोलंबिया निकल गया था, सॉरी, शिकागो में। ठीक है, शिकागो गए थे, जहां उन्हें पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन पे अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था, जो कि आज तक भी इसको याद किया जाता है, उस पर पूरे भारतीयों को आज भी गर्व है। ठीक है, शिकागो में, करेक्ट कर लेंगे, सॉरी फॉर, मतलब टांग स्लिप होके कुछ भी निकल गया बोलते बोलते, सॉरी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इतना चीज़ हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, एक ये याद रख लेंगे, स्वामी जी ने हिंदू धर्म के पक्ष में मुझे मत छोड़ो की बहुत भर्त्सना की थी। ठीक, और यहाँ से अभी जो हम लोगों ने देखा था कि किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस के, सबसे लास्ट वाला जो है लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे चाहे नोट कर लेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मानते हैं, कहकर उनको संबोधित किया था। तो किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक पिता किसके कहा था, किसको कहा था, तो विवेकानंद को कहा था। तो एक ही क्वेश्चन ये याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था, विवेकानंद की थी। अभी हम लोगों ने देखा 1897 में की थी। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। अभी हम लोगों ने देखा मूल शंकर का नाम। मूल शंकर नाम किसका था, मूल शंकर, तो मूल शंकर किसको बोलते थे, वो थी अभी दयानंद सरस्वती को, दयानंद सरस्वती। ठीक है, मूल शंकर। और यहाँ पे इनका बात आ जाता है तो नरेंद्र नाथ दत्त या नरेंद्र दत्त करके आप इनको याद रखेंगे। किसको, तो स्वामी विवेकानंद जी को। ठीक है, चलिए ठीक। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांत का आधार वेदांत दर्शन था। इनका जो था वेदांत दर्शन पे इनका बेस था सारा सिद्धांत। ठीक है, मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर को सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा परमात्मा का अंश है। ठीक है, इनका जो है ऐसा निकला। ठीक, बात करते हैं दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित। अभी हम लोग इसकी भी बात कर रहे थे, एडी करके बोले थे हम लोग, एडी से हम लोग याद किए थे। ठीक, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती 1875, ठीक, बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक, हाँ ये क्वेश्चन अगर अलग से आया, ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि 1877 में आर्य समाज के मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। उसके उपरांत आर्य समाज की, ये पूछा जा सकता है 1877 में आर्य समाज की मुख्यालय कहाँ पे लगाया गया था। 1877 में मुख्यालय लगाया गया था लाहौर में। पहला 1875 में बना, 1875 में कहाँ बना, बॉम्बे में। ठीक है, बम्बई में, मुंबई अभी के हिसाब से, और बाद में फिर 1875 में बना लाहौर में, बॉम्बे से लाहौर। ठीक है, ऐसा करके याद रख लेंगे। ये बीपीएससी थोड़ा ऊट पटांग करके पूछ देती है कभी कभी। ठीक है, चलिए इसको आप देख लेंगे थोड़ा सा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, ये लास्ट लाइन पे, इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी, एक गुट बना था। अच्छा, ये पूरा लाइन ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट देख सकते हैं, पाश्चात्य जो शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय तथा हंस राज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक, एक लाइन याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। चलिए बात करते हैं 85 क्वेश्चन नंबर जो है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक, हमें सत्यशोध, एकदम सत्यशोध अगर कोई करना है तो ज्योतिबा फूले। कभी भी हम सत्य अगर समझ लीजिए कि सत्य को बोलेंगे, समझ लो, तो इंसान फूले नहीं समाता है ना। बात करते हैं अगर कोई सत्य बोल रहा है, सत्य को शुद्ध करके बोल रहा है समझ लीजिए, तो वो इंसान फूल जाता है। इंसान मतलब चौड़े में रहता है ना, गर्व से रहता है कि हम तो सत्य बोले, मेरा क्या हो सकता है।
तो कोई इंसान जो दब के रहता है वो सत्य नहीं बोल पाता है, जो सत्य नहीं बोल पाता है वो कभी कभी दबा सा दिखता है, लेकिन जो सत्य बोलता है, सत्य शुद्ध करके बोलता है, तो ऐसे करके याद रख लेंगे। ऐसे तो ये क्वेश्चन लगभग लोगों को याद ही रहेगा और याद होता ही होगा, ठीक है। 1873 में ये पूछा जा सकता है कब सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने की थी। अब ये देख लेंगे क्या है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उनका जन्म कब हुआ था, 1827 में हुआ था, एक माली के घर में हुआ था। उन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी जो है 1872 में एवं संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उन्होंने अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए बात करते हैं 87 क्वेश्चन जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो मैडम HP ब्लावित्स्की जो यहाँ के हिसाब से है, और ऑलकुट करके हैं, दो नाम हैं यहाँ पे। तो इसमें जो मेंशन है वो सिर्फ ये है मैडम HP ब्लावित्स्की। ब्लावित्स्काई भी बोलते हैं, ब्लावित्स्की भी बोलते हैं, इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ही वो जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट जो इंडिया में आया, अद्यार में लाई थी, तो वो यहाँ पे लीड की थी इंडिया में, ठीक है। चलिए अब इसका यहाँ पे दिया होगा एक्सप्लेनेशन। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावित्स्की और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकुट, जो अभी हम लोगों ने बात किया अभी, तो ऑलकुट और ब्लावित्स्की जो हैं, ऑलकुट विलियम क्लोन जज एवं, देखिए दो नाम, एक और नाम आ गया है ना, विलियम क्लोन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में किया गया था। तो 1875 में अभी हम लोग क्या चीज़ याद किए थे, जस्ट अभी याद किया था हम लोगों ने, दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज को। आर्य समाज के बाद जो दूसरा 77 में स्टार्ट हुआ था वो क्या था, लाहौर में उसका आर्य समाज का वहाँ पे लगाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है 1875 में क्या है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी है। कौन स्टार्ट किया था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो द स्काई करके याद रख सकते हैं, द स्काई न थियोसॉफिकल। चलिए इसको हम ना जो अपने ट्रिक वाले में उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। बस याद रख लीजिए, जो मेन दो नाम है वो है ऑलकुट, आप याद रख लेंगे, और एक नाम हो गया आपका ब्लावित्स्की हो जाएगा, ब्लावित्स्की इसकी ऐसे करके है, ठीक है। दो नाम 1875 में, ठीक। ये कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में किया गया था इसका, ठीक है। सोसाइटी का संस्थापक 1882 में जब आया ये लोग, तो मद्रास के पास अद्यार नामक, देखिए अभी हम लोगों ने इसका चर्चा किया था इसका, तो अद्यार नामक स्थान पर सोसाइटी के मुख्यालय को यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ से राजा राम मोहन रॉय में ये, चलिए पुराना फैक्ट्स इसमें जो है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये तो चलिए इस पर ज़्यादा नहीं डिस्कस करते, जो आपके लिए आप जानते होंगे और जिसको है जो बार बार रिपीट हो चुका होगा, उसको हम लोग जल्द से जल्द स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो ये है श्रीमती एनी बेसेंट। तो अगर सिर्फ महिला लिखा हुआ है ना, अगर भारतीय महिला लिख देता तो आपको पता है, तो भारतीय अगर हो जाती तो कौन हो जाते, तो वो हो जाती आपको सरोजिनी नायडू। वो 1825 में बनी, 1925 में बनी हैं, और ये हो गए हैं 1917 में। 1917 में कब हुआ था इनका, तो 1917 में हुई थी ये कलकत्ता में एनी बेसेंट बनी थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और 1825 में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो बनी थी वो कानपुर में बनी थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ये देखिए कब है, 1800 थियोसॉफिकल, देखिए एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो एंग्लो आयरलैंड की थी, वो याद रखेंगे। आयरलैंड आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही थी, ठीक है। और वर्ष 1916 में होम रूल लीग की गठन भी इन्होंने किया था, ठीक। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1925 में कानपुर में जो है कांग्रेस का 40वां अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। ऐसे भारतीय महिला में पहली थी सरोजिनी नायडू और दूसरी महिला में हो जाती हैं। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो किसके साथ, देख लीजिए ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी जिक्र किए हम लोगों ना, ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी जो थी, ठीक है। तो क्या है, यहीं पे होगा, एक सेकंड रुक जाइए, रमाबाई, एक सेकंड, नहीं इनकी
थोड़ा मिस हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। भारतीय नारी आंदोलन की उनकी प्रेरणा कहाँ से प्रारंभ होती है या हुआ है? हाँ ठीक है, ज्योतिबा फुले। प्रश्न विकल्प के अनुसार जो है भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिला एवं दलित का उत्थान करके सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है, तो इसलिए 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। और यह अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ समझ में आ गया। मतलब यहाँ नारी आंदोलन के लिए ना वो भी हो सकती हैं, रानाडे भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ से अगर बात करते हैं तो ज्योतिबा फुले और इनकी पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से हमको भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, ठीक है। वही है कि प्रेरणा में दोनों में आ सकता है, अगर ई ऑप्शन होता तो दो ये आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा दिया है उसके हिसाब से आता है, तो सावित्रीबाई फुले और ये ज्योतिबा फुले, इसके हिसाब से आंसर दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी जो है श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संस्थान की स्थापना की। यदि अगर विकल्प ए में रमाबाई नाम होता तो यहाँ उत्तर यही होता। यही कारण है कि बिहार लोकसभा आयोग ने इस विकल्प को उत्तर सही नहीं माना था। चलिए वही है, वो ना कल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, ठीक है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवाड़ी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा, निम्नलिखित में से इसका संयोजन पहचानिए। अच्छा क्या दे रहा है? प्रार्थना समाज, अच्छा, किसने किसकी जो है स्थापना जो किए होंगे ना उसके हिसाब से इसमें हम लोग को आना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए प्रार्थना समाज तो हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, प्रार्थना कैसे करेंगे? आत्मा से। तो पहला ही ऑप्शन हम लोग को ये बी और सी में अटका, ठीक है। फिर बात करते हैं इंडिया, यंग इंडिया। अभी हम लोग बात की यंग इंडिया कौन लाएगा? यंग है तो कौन है? गांधी जी कहाँ गए? तो ये सी तो ऐसे ही छट गया, ज्योतिबा फुले तो नहीं होंगे। तो यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक। लोक हितवाड़ी जो है वो गोपाल हरि देशमुख हैं। सत्यशोधक अभी हम लोग उसको भी देखें तो ज्योतिबा फुले, ठीक है। रहनुमाई मजदेवसन जो है ये नरोजी फुरदोनजी है, ये भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे, ठीक। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नाई धोबी बंद जो है ये सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में स्टार्ट किया गया। ये है किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये रीजनल टाइप का था, लेकिन ये भी फिर भी आया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। वर्ष 1919 में 1919 के अंतिम दिनों में किसान द्वारा संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर ने नाई धोबी मूवमेंट जो है स्टार्ट किया। सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह तथा दुर्गापाल ने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन एक नया चेहरा उभरा। बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु इसे मजबूत और जुझारू भी बनाया। बाबा रामचंद्र ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 में उन्हें किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के ये अवध किसान आंदोलन भी है, पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया था, तो बाबा रामचंद्र ही हैं इसका ऑप्शन आंसर होता, ठीक है। चलिए यहाँ से किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक मूवमेंट था, स्वरूप जो है नाई धोबी बंद 1919 में चला था। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन आया हुआ है 63वीं बीपीएससी में, तो 1900 में ये हुआ था। 2017 में 63वीं का बीपीएससी में आया हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों को भूमि को गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होने का समाप्त हो गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। देखिए एका आंदोलन 1921 में है, तो एका से एक याद करके याद रख सकते हैं यहाँ पे ना, अवध में हुआ था, तो अ से अवध भी हो गया। देखिए DH, तो यहाँ पे एका है तो एक ऐसे, और 1921 2-3 चीज़ से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये मेनली था लगान का नगद में परिवर्तन होना। एका आंदोलन 1921-22 में नेतृत्व में पिछड़ी जाति को मदारी पासी ने किया था। ये देखिएगा मदारी पासी ने एका आंदोलन को चलाया था, ठीक है, स्टार्ट किया था। और इस आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबांकी, बहराइच और सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसान से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की
प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद रूप में रूपांतरण किया जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ से आपको दिखाई दे दिया। और जैसे हम लोगों ने आपको याद कराया, मैंने आपको जैसे याद करा, अवध से एक ये हो गया, ए का मूवमेंट कहने के लिए भी ए का एक, और लास्ट में जो ऑप्शन में भी आएगा 1921 ए का। ठीक है, और मदारी पासी इसको स्टार्ट किए थे, ये याद रख लेंगे, मदारी पासी। चलिए बात करते हैं 94th क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बिहार के किसान आंदोलन से था। ठीक है, स्वामी सहजानंद बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा के भी प्रमुख नेता है, उन्होंने स्टार्ट भी किया था। ठीक है, किसान के प्रति इनके समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता है, ये भी याद रख लेंगे। ठीक, इनमें से कौन सा बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? वही है राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े हुए थे किसान आंदोलन से। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी शामिल थे ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम जो सरकार बनी थी उसमें कौन से ये मंत्रिमंडल संभाले थे? तो खाद्य और कृषि का। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे है? तो वारन हेस्टिंग। ठीक, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो बोलते हैं, रिंग फेंस जो है पॉलिसी, ठीक है, घेरे वाली नीति, ये कौन स्टार्ट किया था? हेस्टिंग, वारन हेस्टिंग ने। वारंट निकाल के घेरना है, वारंट निकाल के घेर दिया, ऐसे करके है ना, वारंट निकाल के घेर दिया। तथा वेलेस्ली द्वारा संबंधित है। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से वारन हेस्टिंग, वारंट वाला ही याद रखेंगे। वारन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठा के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्यों के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल यही था कि अपने राज्य की रक्षा की जाए। बफर स्टेट अपना जोड़ीदार बना ले सबको, है ना। अथवा हम यह भी कर सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमा की रक्षा करो ताकि हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर सकें, है ना। उससे उस समय भय मुख्यतः अफगान और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्यों को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए। और यह प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। समझ में आ रहा है? वहाँ से उसको पहले रोक देगा, पहले ही उसकी रक्षा कर देगा, तो इधर तो आएगा ही नहीं। तो इन लोग का वही था रिंग फेंस पॉलिसी, मतलब घेरे की नीति, पहले अपने आप को घेर के बचा लो, तो वो था। तो वही था। यहाँ पे वेलेस्ली के आने के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों के संबंध में भी परिवर्तन लाया और वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्तियों के और सैनिक रक्षा घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित हैं, ये देख सकते हैं कौन कौन सा है। कंपनी का भारतीय रियासतों में समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति जो 1765 से 1813 में, अधीनस्थ पृथक की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं 97 क्वेश्चन में। देखते हैं निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की जो स्टार्ट हुआ था इनके समय में, एक सेकेंड, लॉर्ड क्लाइव के समय डुअल गवर्नमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसको ना इन्होंने लॉर्ड जो है वारन हेस्टिंग है, इन्होंने वारंट लगा कर डुअल गवर्नमेंटशिप को हटा दिया। ठीक है, वारन हेस्टिंग के कार्यकाल 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वह स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। ठीक है, वारन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान जो मोहम्मद रजा खान थे बंगाल से और रजा सिताब राय थे जो ये, तो इनको हटा लिया गया। द्वैत शासन जिनकी शुरुआत 1765 में मानी जाती है, वही उनके समय क्लाइव के समय के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत को कार्य को निष्पादन नवाब के माध्यम से चलाया करती थी। सॉरी ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब लोग बात करते हैं, देख लेंगे। चलिए इसको आप पढ़ लेंगे, जल्द से जल्द निपटाया खत्म किया जाए। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था, तो कब? तो 1877 में। ठीक है, यहाँ से इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी इनको। लिटन ने 1 जनवरी 1870 में दिल्ली का एक दरबार यहाँ पर लगाया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार किसके समय लगा? तो लिटन के समय। दूसरा कब लगा था? तो दूसरा लगा आपको ये कर्जन के समय में, और तीसरा कब हो गया था? तो ये हो गया हार्डिंग के समय में। ठीक है, तो ऐसे करके ये भी याद रख लेंगे।
बात करते हैं 100 लास्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं। ब्रिटिश ना बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे ये फिरोज शाह कोटला। जैसे देखिए बम्बई से रिलेटेड एक बार आपको FTB करके आपको याद कराया था मैंने, FTB, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT तैलियांग, ठीक है, तैलियांग ने, तैयब जी। तो इस तीनों ऑप्शन इसमें जो दिए हुए हैं वो तीनों सही हैं, जो A B D, इसलिए ऑप्शन E सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नए हैं बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ों को ट्रिक से याद करा दिया जाएगा। चैनल पर बिल्कुल बने रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।